दोस्तों 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पे ओवर 200 मिसाइल्स, कुछ लोग इसे 200 कह रहे हैं, कुछ 300 कह रहे हैं, तो हम 200 प्लस मान लेते हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक किए हैं। और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए और इसकी क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको समझने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अटैक कभी ईरान ने इसराइल पे किया है, इससे जस्ट पहले इसराइल ने सीरिया में ईरानियन एम्बेसी पे बॉम्बिंग की थी। ये उसके रिस्पॉन्स में आया है। ये तो हम एक ऑफिशियल रीज़न बोल सकते हैं जो कि मीडिया हमें बता रहे हैं, नहीं तो ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट लगभग 40 साल पुराना है और ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। अभी इसराइल जिस वॉर को लड़ रहा है उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बात कर रहा हूँ इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्टिंग डे पे हमास ने हजारों की तादाद पे रॉकेट लॉन्च किए थे इसराइल पे। यहाँ रॉकेट्स की नंबर्स हजारों में थे कि इतना अच्छा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का वो भी फेल कर गया था। तो ये जो हजारों रॉकेट्स हैं, ये तो ऐसा तो है नहीं कि हमास ने अपने घर में फैक्ट्री बना के बनाए हों। ये सारे जो रॉकेट्स थे सभी को पता है, नॉन और अननोन सोर्सेज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान के थ्रू हमास को मिले थे। और जो अब जितनी भी ये टेरर आउटफिट्स हैं और ग्रुप्स हैं, जितने भी रेबल ग्रुप्स हैं जो इसराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं इस वॉर को, चाहे वो हमास हो, चाहे हुतीज़ हो, चाहे हिजबुल्ला हो, ये सारे के सारे जो हैं ये ईरान फंडेड है। और सबको बताया है कि ईरान इनको गाइड करता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम माने या ना माने, ऑलरेडी ईरान और इसराइल वॉर लड़ रहे हैं। वैसे भी जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है वो आई मैक की अनाउंसमेंट के विद इन ए वीक स्टार्ट हो गया है। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। ईरान कभी नहीं चाहता था कि आई मैक स्टार्ट हो, इसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया गया था। और ईरान इससे पहले भी बहुत बार वार्निंग दे चुका था इसराइल को कि वो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे। और सीरिया में हुए उनकी एम्बेसी पे अटैक के बाद तो उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो डायरेक्ट अटैक कर सकते थे, जो कि उन्होंने ये मौका कभी जाने देना नहीं था। अभी 13 अप्रैल को हुए अटैक के बारे में बात करें तो ईरान ने कुछ 300 के आसपास मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए थे, जिनमें से मैक्सिमम जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए थे इसराइल ने। तो ये वन ऑफ द बेस्ट जो डिफेंस सिस्टम्स है, ये कोई कहने के लिए नहीं है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है इस अटैक के दौरान, जो हम देख सकते हैं। और ये एक पॉजिटिव हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका बोल चुका है कि इसराइल को एक्सक्लेट नहीं करना चाहिए इस वॉर को आगे भी। और ऑलरेडी इसराइल इन वॉर है विद हमास, तो उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो अभी फिलहाल हमास होना चाहिए। पर अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें और इसराइल के हिस्ट्री को देखें तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी हालत में इसराइल ईरान को छोड़ने वाला है। ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसराइल इसका आंसर जरूर देगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये आंसर किस स्केल पे रहेगा, किस तरह रहेगा और कब रहेगा, ये एक डिबेट का इशू जरूर हो सकता है। अगर इसराइल इसका रिस्पॉन्स करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो दो टाइप से हो सकता है। या तो कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हो सकता है, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबल वे हो सकता है वो होता है एयर स्ट्राइक। तो ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं मैप पे। ये हमारा भारत, और इसके वेस्ट में हम चलते हैं तो इधर आता है ईरान। ईरान की एक अच्छी खासी लंबी कोस्ट लाइन है विद स्टेट ऑफ हर्मुज। और इधर इराक, सीरिया, और यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा इसराइल, और ये है यहाँ पे वेस्ट बैंक। तो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है जिसकी वजह से वॉर एक्सक्लेट होने से रुक सकती है वो है कि ये दोनों डायरेक्टली कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो
जो लैंड फोर्सेस है वो तो एक दूसरे के देश में जाके युद्ध लड़ नहीं सकती है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के साथ में केस में हो रहा है। और जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो हो सकता है एयर स्ट्राइक या फिर एक कोई बड़ा साइबर अटैक। तो इसराइल या तो कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक करेगा ईरान पे, या फिर एयर स्ट्राइक करेगा ईरान पे। और ये एयर स्ट्राइक होगी या तो ये हो सकती है इराक और सीरिया के एयर स्पेस को यूज़ करके, जिसको ऑलरेडी ईरान धमकी दे चुका है कि जिस किसी देश ने भी इसराइल को अपना एयर स्पेस यूज़ करने दिया तो उसको भी ईरान छोड़ेगा नहीं और उसके साथ भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा। और हम बात करें इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तो सबसे पहला है ट्रेड। जो सऊदी अरेबिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वो आइदर दिस वे और आइदर दिस वे, दोनों में से एक रास्ते से होता है। अगर यहाँ पे ईरान स्टेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर दे, और इधर आपने को पता ही है कि यमन में हुतीज ने ऑलरेडी बवाल मचा रखा है, गल्फ ऑफ एडन के आसपास वो शिप्स को निकलने नहीं दे रहे हैं, तो ये जो दोनों रूट है ये ब्लॉक हो जाएंगे। और इसी रूट का यूज़ करता है हमारे ये ईस्टर्न कंट्रीज, यहाँ से स्टेट के थ्रू होके गल्फ ऑफ एडन से निकल के जो जितना जो ट्रेड होता है इंडियन ओशन का वो सारा इस रास्ते से होता है। तो ये दोनों जो अगर ब्लॉक हो गए तो जो ट्रेड के ऊपर मार पड़ने वाली है उसके बारे में तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि उसका कितना नुकसान होगा। और इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए हैं। आपने मार्केट्स में देखा होगा ऑलरेडी 2 दिन से ब्लड बाथ चल रहा है। और इसके साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस है वो शूट अप हो चुके हैं और कई महीनों के हाई पे पहुंच चुके हैं। और आपको पता है कि इसकी वजह से ऑलरेडी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने विंडफॉल टैक्स इंक्रीज कर दिया है, लगा दिया है कंपनीज पे, ताकि बाहर जो हमारे देश से रिफाइन ऑयल है वो ज़्यादा ना जाए। तो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इतना ही। आगे कोई नई अपडेट आती है तो फिर मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय माँ भारती।